हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर वाराणसी से है। ईरान और इजराइल के साथ खाड़ी देशों में छिड़े युद्ध के चलते अब पेट्रोल, डीजल और गैस की किल्लत साफ देखने को मिल रही है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है और इसी क्रम में धर्म नगरी वाराणसी में करीब 2 दशक से अधिक समय से चल रहे मा अन्नपूर्णा अन्य क्षेत्र में गैस सिलेंडर की किल्लत के चलते यहाँ प्रसाद रूपी खाना बनना बंद हो गया है। आपको बता दें कि काशी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कोई व्यक्ति भूखे पेट कभी नहीं सो सकता, क्योंकि मा अन्नपूर्णा गरीब हो या अमीर हर किसी को प्रतिदिन पेट भरती है। और अब यह परंपरा टूटती हुई नजर आ रही, क्योंकि काशी के मा अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र ट्रस्ट की द्वितीय शाखा में प्रसाद बनना बंद हो गया है। अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र ट्रस्ट के महंत के अनुसार गैस किल्लत के चलते ट्रस्ट की मुख्य शाखा में भी अब प्रसाद रूपी भोजन बनना बंद हो जाएगा। 25 साल पहले महंत रामेश्वर पुरी ने इस प्रण के साथ अन्न क्षेत्र शुरू कराया था। इस अन्न क्षेत्र में कभी प्रसाद बनना बंद नहीं होगा। कोरोना काल में भी इस अन्न क्षेत्र में भोजन की पर्याप्त व्यवस्था थी। यहाँ प्रतिदिन करीब 20 से 25 हजार श्रद्धालु प्रसाद रूपी भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन अब ये परंपरा टूट गई है, क्योंकि हरिद्वार से जगन्नाथपुरी यात्रा पर निकले श्रद्धालु जिन्हें 3 दिन अन्नपूर्णा ट्रस्ट क्षेत्र में रुकना था, भोजन नहीं मिलने के चलते वापस चले गए हैं, दूर हो गए हैं। दूर दराज से आए श्रद्धालु श्रद्धा के साथ मां अन्नपूर्णा का प्रसाद ग्रहण करने की कामना रखे हुए थे, लेकिन इस जानकारी के बाद उन्हें अब निराश लौटना पड़ रहा है। इस बारे में ट्रस्ट के ट्रस्टी और अन्नपूर्णा मंदिर के महंत शंकरापुरी ने बताया कि लगातार कई दिनों से ये समस्या बनी हुई है। देखा जा रहा है कि मठ मंदिरों में काफी परेशानियां हो रही है, खासकर अन्नपूर्णा मंदिर जो सबसे पुराना। देखिए, हम लोगों ने जो कल बैठकें की थी उसमें सभी आश्रमों के, सभी मंदिरों से लोग संबंधित जो लोग हैं उनके साथ भी की थी। अन्नपूर्णा मंदिर के द्वारा कल इस संबंध में सूचित नहीं किया गया था। आज दिन में उनसे बात हुई है, उनको भी सिलेंडर तत्काल पहुंच जा रहा है। उनके यहाँ भी पाइप नेचुरल गैस के कनेक्शन की भी हम लोग व्यवस्था करवा रहे हैं, ताकि इस तरह के लाइन में लगने की उनको भी कहीं पे आवश्यकता न पड़े। इसके अलावा कल हॉस्पिटल्स के साथ में जितने यहाँ पे अनाथालय हैं या वृद्धाश्रम है, जितने हमारे कॉलेजेस हैं, वो BHU हो या काशी विद्यापीठ हो या संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी हो, सभी जगहों के जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक की गई है। किसी को भी किसी प्रकार से कोई नेचुरल गैस की या LPG की कमी ना आए, इस चीज को सुनिश्चित कराया जाए। जो लोग इसको पैनिक बना रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, उनके ऊपर कुछ कार्रवाई करेंगे? उन पे लगातार नजर रखी जा रही है। अगर कोई भी इसमें अफवाह फैलाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई, कभी उनको दिक्कत नहीं आएगी। खबर सोनभद्र से है, जहां प्रदेशीय विद्युत व्यवस्था जांच समिति के सभापति अंगद कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम पहुंची है सोनभद्र। समिति ने जिले की बिजली व्यवस्था और उत्पादन से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की है और निरीक्षण के दौरान ओबरा थर्मल पावर प्लांट के प्लांट C का स्थलीय निरीक्षण किया गया। अधिकारियों से प्लांट की उत्पादन क्षमता और तकनीकी व्यवस्था की विस्तृत जानकारी ली गई। समिति ने प्लांट की सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। मशीनों के मेंटेनेंस और कार्यप्रणाली पर विशेष चर्चा हुई। अधिकारियों को सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने के दिशा निर्देश दिए। बिजली उत्पादन को निरंतर और सुचारू बनाए रखने पर जोर दिया। निरीक्षण के बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। आयोजित और साथ ही बैठक में प्लांट की कार्यप्रणाली और सामने आ रही चुनौतियों पर चर्चा। समिति ने कर्मचारियों की कार्य परिस्थितियों की भी जानकारी ली। प्लांट के मुख्य महाप्रबंधक RK अग्रवाल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के बाद समिति ने अपनी रिपोर्ट शासन और प्रशासन को भेजने की बात भी कही है। जो भी कर्मी उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ये जो समिति आई है उसका उद्देश्य क्या है। वो उद्देश्य ये है कि हम लोगों की विधान परिषद और विधानसभा जब चलती है तो वहाँ जनता की बहुत सारी समस्याओं को वहाँ पे हम लोग उठाते हैं और सरकार वहाँ पे कुछ निर्णय लिए जाते हैं, नियम कानून बनाए जाते हैं। उसके बाद जब विधान परिषद नहीं चल रही होती तो हम लोग स्टडी टूर पे आते हैं। स्टडी टूर का मतलब है कि हम आके अध्ययन करते हैं कि क्या क्या यहाँ पे समस्याएं हैं, जांच समिति है और उसको कैसे पॉलिसी लेवल पे लाया जा सकता है, उसको पॉलिसी लेवल पे कैसे लाया जा सकता है, उसके लिए हम लोग यहाँ स्टडी करके लेके जाते हैं। जैसे हम लोग अभी प्लांट का विजिट कर रहे हैं, प्लांट के विजिट के बाद में हमने 15 या 16 बिंदुओं पे यहाँ से प्रश्न किए हैं, उसमें से उत्तर आएगा, उसकी हम लोग बैठ के समीक्षा करेंगे और उसमें से बहुत सारे तथ्य लेके जाएंगे। तो पॉलिसी लेवल पे हम लखनऊ में जाएंगे, बैठेंगे परिषद में, तो वहाँ जो प्रदेश के अधिकारी हैं उनके साथ में चर्चा करेंगे
वो उसको हल करने की कोशिश करेंगे। उसमें से जो बचे हुए प्रश्न रहेंगे जो सदन में ले जाना है, तो सदन में हम लोग अपना इसका सुझाव देंगे। ये समिति का ये काम है। अब उसमें वेलफेयर से रिलेटेड भी है, प्लस और भी चीज़ें हैं कि हम क्या सुधार करें जिससे हमारा लाइन लॉस है, यहाँ लाइन लॉस का कोई ज़्यादा विषय बनता नहीं है। और भी चीज़ हमारा प्रोडक्शन कैसे अच्छे से हो सके, हम 100% पे कैसे कैपेसिटी पे चला सकें कि हमारे लिए डिमांड आए वहाँ से, हम शटडाउन को कैसे कम कर सकें, ब्रेकडाउन को कैसे हम रोक सकें, उस पर भी अभी हम लोग बैठ के चर्चा करेंगे। जो फाइनली निकल के आएगा उसको मार्किंग करेंगे। श्रावस्ती में कछुआ तस्कर चढ़ा, एसएसबी और वन विभाग की टीम के हत्थे। इंडो नेपाल बॉर्डर इलाके से तस्कर को किया गया गिरफ्तार। ककरदरी जंगल से कछुए पकड़कर बाइक से राप्ती बैराज की ओर ले जा रहा था तस्कर। बॉर्डर पिलर संख्या 640/9 से 2 फ्लैश पैड और साथ ही कछुए और एक बाइक के साथ तस्कर को किया गया गिरफ्तार। कछुए ककरदरी रेंज के जंगलों से पकड़कर लखीमपुर खीरी देने के लिए ले जा रहा था तस्कर। बताया जा रहा कि 40,000 रुपए में तय हुआ था कछुए का सौदा। पुलिस उप महानिरीक्षक मुरादाबाद परिक्षेत्र मुरादाबाद की मुनिराज जी एवं पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अमित कुमार आनंद द्वारा दिनांक 14 मार्च 2026 को आयोजित उप निरीक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2025 को सकुशल, निष्पक्ष एवं शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस कार्यालय अमरोहा में स्थापित कंबाइंड सीसीटीवी कंट्रोल रूम एवं स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों द्वारा परीक्षा केंद्रों की निगरानी हेतु स्थापित सीसीटीवी मॉनिटरिंग व्यवस्था का अवलोकन किया गया और साथ ही स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्थाओं की गहनता से समीक्षा की गई। साथ ही मौके पर उपस्थित पुलिस अधिकारी कर्मचारी को ड्यूटी के दौरान पूर्ण सतर्कता बरतने एवं परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी एवं व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। खबर कानपुर से। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की पहली पाली के समापन के बाद कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर परीक्षार्थियों को भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ट्रेनों में चढ़ने के लिए संघर्ष करते दिखे हैं। प्लेटफॉर्म से लेकर ट्रेनों के कोच तक हर जगह परीक्षार्थियों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली है। प्रयागराज, लखनऊ, झांसी और आगरा सहित विभिन्न शहरों से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा देने आए थे। भीड़ को मैनेज करने के लिए जीआरपी, आरपीएफ और रेलवे के कॉमर्शियल स्टाफ प्लेटफॉर्म्स पर मुस्तैद रहे और भीड़ इतनी थी कि प्लेटफॉर्म पर पैर रखने की भी जगह तक नहीं थी। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची है, परीक्षार्थियों का सैलाब ट्रेन की तरफ बढ़ने लगा। जीआरपी, आरपीएफ लगातार लाउड स्पीकर से भीड़ को मैनेज करने के लिए अनाउंसमेंट करती देखी गई है। बारी बारी से ट्रेन के कोचों को परीक्षार्थियों को बैठाया गया है। सर, आज एसआई पेपर है, किस तरह से आरपीएफ भीड़ को मैनेज कर रही है? छात्र जो आ रहे हैं कहाँ बैठे हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि ये 2 पालियों में एग्जाम है, आज और कल। इसके लिए रेलवे सुरक्षा बल, जीआरपी और हमने अतिरिक्त पीएससी बल की मांग की है, जिसमें एक कंपनी पीएससी और एक कंपनी आरपीएफ की स्पेशल रूप से लगाई गई है, ताकि परीक्षार्थियों के साथ जो रेगुलर यात्री है उनको जाने में किसी प्रकार की समस्या ना हो। और स्पेशल ट्रेनों का भी प्रोविजन किया गया है। हमने स्टेट से भी टाई अप किया है, जिसमें स्पेशल बसों को भी स्टेशन के बाहर से चलाने का प्रावधान किया गया है। तो कितनी भीड़ आ चुकी है? हाँ, लगभग अभी जो है टोटल इसमें 70 से 80 हजार के बीच परीक्षार्थियों के आने की सूचना है। तो एक पाली में हम मान के चल सकते 15 से 16 हजार लोग करीब आ जा रहे हैं। किस तरह से भीड़ को आप मैनेज कर रहे हैं? भीड़ में हमारी सभी ड्यूटियां लगी है, प्लेटफार्म ड्यूटी सब हमारे मुस्तैद है। आने जाने वाले यात्रियों को दिक्कत ना हो, इसलिए सबको एग्जिट स्टेशन से बाहर कराया जा रहा है। भीड़ है, कैसे आप लोग गंतव्य भेज रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं? जीआरपी, आरपीएफ और हमारी यात्री पुलिस सब व्यवस्था में लगी हुई है। किसी को कोई व्यवस्था ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसलिए सबको सुरक्षित बाहर किया जाना पड़ता है।
बदायूं की बड़े सरकार की दरगाह पर नगर पालिका का रोजा इफ्तार कौमी एकता का दिखा मिसाल। आपको बता दें, उर्स के अवसर पर नगर पालिका की ओर से हर वर्ष निभाई जाती इफ्तार की परंपरा रोजा इफ्तार में विभिन्न धर्मों के लोगों ने एक साथ बैठकर किया है इफ्तार। और बदायूं शहर की गंगा जमुनी तहजीब और आपसी भाईचारे की खूबसूरत झलक उस समय देखने को मिली जब सदर नगर पालिका परिषद की ओर से उर्स के अवसर पर हजरत सुल्तान आफरीन बड़े सरकार की दरगाह पर भव्य रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में हिंदू मुस्लिम रोजेदार और साथ ही शहरवासियों ने शामिल होकर एक साथ रोजा इफ्तार किया है और आपसी प्रेम सद्भाव और एकता का संदेश दिया है। नगर पालिका परिषद की ओर से आयोजित यह रोजा इफ्तार कार्यक्रम वर्षों पुरानी परंपरा का हिस्सा है। हर वर्ष उर्स के मौके पर दरगाह परिसर में रोजेदारों के लिए इफ्तार का आयोजन किया जाता है, जिसमें विभिन्न समुदायों के लोग बड़ी संख्या में शामिल होकर वहां पर सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश करते हैं। इफ्तार से पहले दरगाह परिसर में अकीदतमंदों की भीड़ उमड़ पड़ी। रोजेदारों के साथ साथ शहर के गणमान्य लोग और आम नागरिक भी कार्यक्रम में पहुंचे हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सपा सांसद आदित्य यादव और पूर्व मंत्री आकिब रजा आबिद रजा ने बड़े सरकार की दरगाह पर अकीदत पेश की। दोनों नेताओं ने दरगाह पर मौजूद लोगों से रमजान की मुबारकबाद दी और रोजा इफ्तार कार्यक्रम की सराहना भी की गई। सांसद ने आगे कहा कि ऐसे आयोजन केवल धार्मिक रस्मों तक सीमित नहीं होते, बल्कि उनका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को एक मंच पर लाकर सामाजिक समरसता और एकता को मजबूती देना होता है। पूर्व मंत्री आबिद रजा ने कहा कि बदायूं की धरती हमेशा से गंगा जमुनी तहजीब की प्रतीक रही है। यहाँ हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग एक दूसरे के त्योहार में शामिल होकर खुशियां बांटते हैं। उन्होंने आगे कहा, रमजान का महीना हमें सब्र, सेवा और इंसानियत की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। ऊपर वाला हम सभी की इबादत कबूल करे और अपने रहमतों से हमें नवाजे। उन्होंने कहा कि कुछ ही दिनों बाद ईद का त्योहार आने वाला है और इस मौके पर उन्होंने सभी लोगों को अग्रिम बधाइयां भी दी हैं। खासकर की जो घटना की हम लोग बात यहाँ कर रहे हैं, जिसको लेकर के कर विस्तृत तौर पे एक प्रेस वार्ता भी हम रखेंगे, जिसमें इस घटना से सिर्फ एक नहीं बल्कि कई परतें खुलने का कहीं ना कहीं हम लोगों को इशारा दिखता है और एक बड़ी घटना है। इसमें मैं कह सकता हूँ प्रशासन की बहुत बड़ी चूक भी रही। जो लोग प्रशासन से पूर्व में भी सुरक्षा की मांग करते रहे, लेकिन उनकी गुहार नहीं सुनी गई। ऐसे में अगर प्रशासन के पास जाके भी अगर उनको न्याय नहीं मिलता और ऐसी बर्बरता से उनकी हत्या की जाती है, तो निश्चित तौर पे सीधी तौर पे प्रशासन को इसका दोष दिया जा सकता है। क्या राजनीतिक संरक्षण उनको प्राप्त है? देखिए, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो ना हो, उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि कितनी बर्बरता से व्यक्ति को मारा जा रहा है। राजनीतिक अगर संरक्षण प्राप्त है तो किसका प्राप्त है, और अगर प्राप्त है तो पुलिस प्रशासन क्यों कुछ नहीं कर रहा है? बाबा जी तो कहते हैं कि हम निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे, जो भी दोषी होगा हम उसको सजा देंगे। तो आज ऐसा क्यों हो रहा है कि दिन दहाड़े लोगों की हत्या हो रही है और उसके बाद भी प्रशासन अभी तक कुछ नहीं कार्रवाई कर पा रहा है? गैस सिलेंडर लेकर मारामारी चल रही है, क्या कहना है? देखिए, गैस सिलेंडर को लेकर जो देश भर में जो स्थिति बनी हुई है एलपीजी को लेकर, ये चिंता का विषय है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जिस तरीके से एलपीजी को लेकर के किल्लत हुई है, इससे आम आदमी की कमर टूट रही है। 60 रुपए पहले बढ़ाया था और अब ब्लैक में 2-2, 3-3 हजार रुपए तक के सिलेंडर मिल रहे हैं ब्लैक में। सरकार दिखाने के लिए कार्रवाई कर देती है, लेकिन उसके बाद भी आज स्थिति ये है कि कहीं भी काबू नहीं कर पा रहे। लेकिन मैं दीवाना हूँ आपका। क्यों, क्या कारण रहा? बहुत मोहब्बत करता हूँ आपसे। तो मोहब्बत करते हो, क्या क्या किस कारण से मोहब्बत करते हो? मोहब्बत कई प्रकार की होती है। मेरे को बसारत आती है आपकी, जो आप बोलते हो वो करता हूँ मैं। जो बोलते वो करते हैं, लेकिन आप आने से पहले जी उसका प्रभाव कौन लगा? आप क्यों आ रहे हो? आप मैं जब यहाँ आना शुरू करता हूँ मैंने, तो मेरे को बसारत आई। अच्छा, उसके बाद फिर मैं दीवाना हूँ आपका। नाम? आप विजय कुमार जी कहाँ से? आप? मैं दिल्ली फतेहपुर से हूँ। फतेहपुर से? जी। नाम क्या? मेरा नाम विजय कुमार है। फतेहपुर दिल्ली से हर वर्ष आते हैं? हर वर्ष आता हूँ। आप अपने पूरे परिवार के साथ आते हैं? ये मेरा भतीजा समीर, ये सुशील है छोटा भाई, ये तक्ष है मेरा भाई, ये सुनील है, ये गुलशन है भतीजा, ये राजू है मेरा भाई, ये सुभाष है, ये भाई मेरे दोस्त सतीश है पीछे। ये सब लोग यहाँ आते हैं, कोई मन्नत मांगते आते हैं या नहीं? मन्नत तो हमारी पूरी है दिल्ली में ही। मन्नत दिल्ली में हो जाती है? दिल्ली में। क्या रोजगार आपका, क्या काम? मेरे प्रॉपर्टी का छोटा सा काम, मैं आपको गुलाम हूँ।
प्रॉपर्टी काम है, रियल एस्टेट में काम करते हैं जी। क्या कभी आपने यहाँ के माध्यम से जो आपने कहा वो हुआ है? वो 100% हुआ। आपको यकीन है? 4 मई 2023 को मेरे को हार्ट अटैक आया, तो मेरे को फरिश्ते उठा कर लेके ऊपर, आप बड़ी सरकार ने मेरे हाथ पकड़ा, नीचे ले आए मुझे आप। ये आपको महसूस हुआ? मेरे को लेकर आए लेन से, ऊपर से, आसमान से, ऊपर से लेने आए। ऐसा आप मानते हैं कि ये ऐसे लोग ऐसी चीज़ों में विश्वास करते हैं? बहुत विश्वास करता हूँ कि इनका ये फरिश्ता है आपके लिए। मैं कह रहा हूँ, मैं बहुत विश्वास करता हूँ। आपकी बसारत आई महफिल खाने की, मेरे को हुक्म नहीं है अंदर जाने का, देखना कोई हुक्म नहीं है। आज उसकी पगड़ी पेश हुई है, अब आप जो हुक्म देंगे पता नहीं। अच्छा, उन्होंने हुक्म के आपको काबिल है? हाँ। श्रावस्ती से एक सनसनीखेज मामला सामने आया जिसे सुनकर आपका माथा पीटने लगेंगे। यहाँ एक शख्स कागजों में मर चुका है, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी बन गया है, लेकिन वही मुर्दा शख्स अदालत के कटघरे में खड़ा होकर अपनी हाजिरी लगा रहा है। जी हाँ, मुर्दा जिंदा होकर कोर्ट पहुंच गया और सिस्टम सोता रहा। मामला मल्हीपुर थाना क्षेत्र के लाल बोझा दरबरेश गांव का है। आरोप है कि एक कलयुगी पत्नी ने विक्रम ग्राम विकास अधिकारी से साठगांठ कर अपने ही जिंदा पति को कागजों में मार डाला। 13 मई 2024 को कागजी मौत दिखाई गई है, लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए, वही मृतक पति 6 जून 2024 को शाम से अदालत में जमानत कराने पहुंच गया। इतना ही नहीं, दिसंबर 2024 तक वह कोर्ट में तारीख भी भुगतता रहा। सवाल अब यह है कि जब पति जिंदा है तो वह सरकारी फाइलों में भूत कैसे बन गया। आरोप है कि फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए सरकारी योजना का मोटा पैसा डकाने की साजिश रची गई। जब इस रात से पर्दा उठा तो अब शिकायतकर्ता को धमकियां दी जा रही हैं। समाधान दिवस में शिकायत पहुंचते ही पूरे जिले के प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। अब जांच की जाएगी और उन अधिकारियों तक भी पहुंचेगी जांच जिन्होंने बिना देखे जिंदा को मुर्दा घोषित कर दिया। दंगली। कहाँ रहती हो? लाल बोझा दरबरेश। क्या मामला है बताओ? हमारी जेठानी केशवराम हमारी जेठ है, राम रानी जेठानी हो, केशवराम की पत्नी, और बुझाई राम से मिली भगत करके फर्जी तरीके से क्या कहते हैं परिवार रजिस्टर नकल बनवाई, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाई, उसे फर्जी तमाम सरकारी लाभ लेती हैं और जो ने डटमाई का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाई नहीं है। तो उसके बाद में हुआ अदालत परिहन, राम रानी केशवराम और सोनी और उनके समधी शोभाराम ये सब जमानत करावत है, तो आखिर वो मरा कर। मतलब ये फर्जी बनवा लिया है? हाँ, ये फर्जी बनवाई बुझाई राम से। बुझाई राम कौन है? सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी तुम्हारे यहाँ के? हाँ। उन्होंने मृत्यु प्रमाण पत्र दिया है? हाँ, उन्होंने मृत्यु प्रमाण पत्र दिया। और अब वो सरकारी लाभ ले रही मृतक वाला? सरकारी लाभ। और तुमको क्या शंका है कि पति उसके जीवित हैं? हाँ, पति उसके जीवित थे। हाँ, तो अगर जीवित ना होती तब अदालत पर जमानत कैसे करेगी? अच्छा, जब वो मृतक दिखाए हैं कागजात में, उसके बाद में जमानत कराए? उसके बाद में जमानत कराओ था अदालत के। खबर गाजियाबाद से है, जहां विगत दिनों तरुण हत्याकांड दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में होली के दिन हुआ था, जहां 26 वर्षीय तरुण कुमार की पीट कर हत्या कर दी गई थी। घटना की वजह एक गुब्बारे का विवाद था जो कि एक बच्ची ने फेंका था और वह एक महिला पर गिर गया था। इसके बाद दोनों परिवारों के बीच झड़प हुई और तरुण को घेर कर पीट दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसके चलते गाजियाबाद में किसान यूनियन के दिल्ली कूच करने का प्रोग्राम था। किसान यूनियन अराजनैतिक ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने मामले में सही से कार्रवाई नहीं की है और आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही। किसान यूनियन का आज तरुण के घर दिल्ली जाने का प्रोग्राम था। गाजियाबाद किसान यूनियन के नेता विक्की वर्मा व समाज सेवी बीके शर्मा द्वारा पत्रकारों को बताया गया कि पुलिस गाजियाबाद मोदी नगर द्वारा हमें दिल्ली नहीं जाने दिया गया और साथ ही हमारे 10 से 15 साथियों को घर में ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। समाज सेवी बीके शर्मा ने बताया कि हम शांत नहीं बैठने वाले, हम तरुण के लिए न्यायवाद, तरुण के हत्यारे के एनकाउंटर की दिल्ली पुलिस से मांग भी करते हैं।
पे जाने का प्रोग्राम था और हम निकल ही रहे थे। प्रशासन की टीम यहाँ आ चुकी है। प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि जितने भी लोग हैं 13 से 14 लोग गिरफ्तार हो गए हैं और जो हैं वो जल्दी से गिरफ्तार होंगे। मैं केवल प्रशासन से यही आग्रह करूंगा कि मुजरिम कोई भी हो, मुजरिम होता है, किसी भी जात से हो, किसी भी धर्म से हो, कुछ भी हो। देश में जो ये विवाद चल रहा है ये ज्यादा आग ना पकड़े, ज्यादा विवाद ना हो, ज्यादा शहर की या हमारे देश की व्यवस्था ना बिगड़े। इसमें एक और मैं विशेष जानकारी प्रशासन को देना चाहता हूँ। इसमें एक सलमान नाम का व्यक्ति है जो फंड जो है आपका फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से स्कैनर डाल के फंड रिलीज करना चाह रहा है और जो मुस्लिम परिवार है उन्हें वो फंड पहुंचा रहा है। तो ऐसे जो तत्व हैं उन्हें जल्दी से जल्दी उन्हें भी गिरफ्तार करा जाए, जो देश का माहौल बना रहे। और आप जो अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहे हैं वो सब देख ही रहे हैं, आपकी कार्रवाई बहुत सही चल रही है और हम उम्मीद करते हैं जो इसमें और मुजरिम है वो भी ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी पकड़े जाएं, जितने भी ज्यादा है। और आप पूरा सहयोग कर रहे हैं हम सबका, और हम भी प्रशासन का पूरा इसी तरीके से सहयोग करेंगे जैसा आपका आदेश होगा। अगर नहीं है तो हम अपना यहीं बैठ के पीड़ित परिवार के लिए यहीं बैठे। जय जवान जय किसान। जनपद बदायूं में नवागत एसएसपी अंकिता शर्मा ने चार्ज संभाला है। एसएसपी द्वारा चार्ज संभालते ही दोहरी हत्याकांड घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। और साथ ही आपको बता दें, निरीक्षण के दौरान जिला अधिकारी अवनीश राय साथ में रहे और साथ ही एचपीसीएल प्लांट पर 12 मार्च को 2 अधिकारियों की गोली मारकर दिन दहाड़े की गई थी हत्या। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने प्लांट के पास नवीन पुलिस चौकी की स्थापना के आदेश दिए। 12 मार्च को हुए दोहरे हत्याकांड में एसएसपी ब्रजेश सिंह ने नहीं की थी कार्रवाई। शासन द्वारा कर दिया गया देर रात ट्रांसफर। मूसाझाट थाना क्षेत्र के सैजनी एचपीसीएल प्लांट पर हुआ था 12 मार्च को दोहरे हत्याकांड का मामला। खबर हरदोई से है। पाली रूपापुर मार्ग पर शनिवार शाम 2 बाइकों की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सवायशपुर में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने एक युवक की हालत गंभीर देखते हुए इसे जिला अस्पताल हरदोई रेफर कर दिया है। जानकारी के अनुसार शनिवार शाम करीब 7:30 बजे पाली रूपापुर मार्ग पर खनिकलपुरा गांव के पास 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइकों पर सवार युवक उछलकर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। एक बाइक पर सवार घायल युवक की पहचान सवायशपुर क्षेत्र के अमृतापुरवा गांव निवासी संजय और साथी सर्वेश के रूप में हुई है। वहीं दूसरी बाइक का चालक हादसे के बाद बाइक लेकर मौके से फरार हो गया, जबकि उसका साथी घायल अवस्था में घटनास्थल पर ही पड़ा रहा, जिसकी पहचान नहीं हो सकी। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों की मदद से संजय, सर्वेश तथा अज्ञात घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। खबर सोनभद्र से, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में खून से लथपथ मिला 12 वर्षीय बालक का शव। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। गला रेत कर हत्या की जताई जा रही आशंका। मृतक की पहचान आर्यन पुत्र राजू गुप्ता उर्फ ठकराल के रूप में हुई है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पूछताछ में जुटी है। बालक की हत्या से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। पन्नूगंज थाना क्षेत्र के रामगढ़ बाजार की पूरी घटना बताई जा रही है। श्रावस्ती में देर रात पुलिस मुठभेड़ में लूट और हत्या के आरोपी गिरफ्तार। 1 महीने पहले हरदत्त नगर गिरंट थाना क्षेत्र में हुए थी लूट के बाद हत्याकांड। पुलिस एसओजी और सर्विलांस टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन में मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी और बदमाशों से हुई थी मुठभेड़। हरदत्त नगर गिरंट थाना इलाके में हुई मुठभेड़। एक बदमाश गन्नू गोनिया के पैर में लगी गोली तो एक अन्य साथी ओम प्रकाश वर्मा भी चढ़ गया पुलिस के हत्थे। घायल बदमाशों को पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल। घायल का इलाज जारी है। एसपी राहुल भाटी का दावा, आरोपियों से की जा रही है मामले में पूछताछ। पुलिस और साथ ही पुलिस तभी से इनको तलाश में जुटी थी। आज एसओजी, सर्विलांस और हरदत्त नगर गिरंट पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी हुई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की है। पुलिस ने घायल को अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया और साथ ही घटना की पूछताछ भी शुरू कर दी गई है। दिनांक 15 और 16 फरवरी की रात्रि को
थाना हरदत्त नगर गिरंट अंतर्गत वहीपुरवा गांव में एक लूट और हत्या की घटना अभियुक्तों द्वारा कारित की गई थी। उसी के अनावरण के क्रम में थाना हरदत्त नगर गिरंट पर एवं एसओजी एवं सर्विलांस की अन्य टीमें बनाकर लगातार दबिश दी जा रही थी। घटना के अनावरण का प्रयास किया जा रहा था। उसी के क्रम में आज थाना हरदत्त नगर गिरंट क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर जानकारी प्राप्त हुई कि 2 अभियुक्त जो हमारी घटना से संबंधित है उनकी लोकेशन हमें प्राप्त हुई। उनका जब पुलिस द्वारा पीछा किया गया तो पुलिस द्वारा रोकने पर वो नहीं रुके और उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। पुलिस पार्टी द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में एक अभियुक्त जिसका नाम गुन्नू लोनिया है, जो कि निवासी लोनियनपुरवा थाना बेनगा का है, उसके पैर में गोली लगी है एवं एक अन्य और अभियुक्त जिसका नाम ओम प्रकाश वर्मा है, जो कि निवासी थाना रेसिया जनपद बहराइच का है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। इन अभियुक्तों से पूछताछ की जाएगी और इनके अन्य साथियों के बारे में इनसे जानकारी ली जाएगी और घटना का अनावरण किया जाएगा। बदायूं जिले में एचपीसीएल प्लांट में कार्यरत प्रबंधक और उप प्रबंधक की हत्या के मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के बदायूं से सांसद आदित्य यादव ने इस घटना को प्रशासन की बड़ी लापरवाही बताया है। दरअसल बड़ी जियारत स्थित बड़े सरकार की दरगाह पर नगर पालिका द्वारा आयोजित रोजा इफ्तार कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सांसद आदित्य यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पीड़ित अधिकारियों से पहले ही पुलिस और जिला प्रशासन को तहरीर दी थी, लेकिन उसे गंभीरता से नहीं लिया गया। सपा सांसद आदित्य यादव ने बताया है कि अगर समय रहते पुलिस प्रशासन कार्रवाई करता है तो सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती। और वहीं गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर भी सांसद ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार को गैस वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाना चाहिए ताकि आम जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इस पूरे मामले में किसी भी राजनीतिक संरक्षण किसी का मिलता है तो आने वाले 2027 के चुनाव में जनता ही इसका जवाब देगी। कि हम लोग बात यहाँ कर रहे हैं, जिसको लेकर के कर विस्तृत तौर पे एक प्रेस वार्ता भी हम रखेंगे, जिसमें इस घटना से सिर्फ एक नहीं बल्कि कई परतें खुलने का कहीं ना कहीं हम लोगों को इशारा दिखता है और एक बड़ी घटना है। इसमें मैं कह सकता हूँ प्रशासन की बहुत बड़ी चूक भी रही। जो लोग प्रशासन से पूर्व में भी सुरक्षा की मांग करते रहे लेकिन उनकी गुहार नहीं सुनी गई। ऐसे में अगर प्रशासन के पास जाके भी अगर उनको न्याय नहीं मिलता और ऐसी बर्बरता से उनकी हत्या की जाती है तो निश्चित तौर पे सीधी तौर पे प्रशासन को इसका दोष दिया जा सकता है। क्या राजनीतिक संरक्षण उनको प्राप्त है? देखिए, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो ना हो उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि कितनी बर्बरता से व्यक्ति को मारा जा रहा है। राजनीतिक अगर संरक्षण प्राप्त है तो किसका प्राप्त है, और अगर प्राप्त है तो पुलिस प्रशासन क्यों कुछ नहीं कर रहा है? बाबा जी तो कहते हैं कि हम निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे, जो भी दोषी होगा हम उसको सजा देंगे। तो आज ऐसा क्यों हो रहा है कि दिन दहाड़े लोगों की हत्या हो रही है और उसके बाद भी प्रशासन अभी तक कुछ नहीं कार्रवाई कर पा रहा है? गैस सिलेंडर लेकर मारामारी चल रही है, क्या कहना है? देखिए, गैस सिलेंडर को लेकर जो देश भर में जो स्थिति बनी हुई है एलपीजी को लेकर, ये चिंता का विषय है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जिस तरीके से एलपीजी को लेकर के किल्लत हुई है, इससे आम आदमी की कमर टूट रही है। 60 रुपए पहले बढ़ाया था और अब ब्लैक में 2-2, 3-3 हजार रुपए तक के सिलेंडर मिल रहे हैं ब्लैक में। सरकार दिखाने के लिए कार्रवाई कर देती है, लेकिन उसके बाद भी आज स्थिति ये है कि कहीं खासकर की जो घटना की हम लोग बात यहाँ कर रहे हैं, जिसको लेकर के कर विस्तृत जनपद कासगंज के सहावर तहसील क्षेत्र के यकूतगंज पर दबंगों ने जमीन पर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया है। आरोपी भाकियों किसान के किसी संगठन के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं और पीड़ित पक्ष ने जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत की है। पीड़ित ने जानकारी देते हुए बताया कि भरतपुर गांव के रहने वाले मनेन्द्र, हनेन्द्र और सनेन्द्र और गुरदीप जमीन पर अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं बीते एक दिन पूर्व खेत पर अवैध तरीके से पटिया लगाई जा रही थी, जिसका विरोध करने पर दबंगों ने धारदार हथियार से हमला कर पीड़ित को घायल कर दिया था और पीड़ित ने जनसुनवाई पोर्टल पर पुलिस की शिकायत कर कार्रवाई किए जाने की भी मांग की थी। आपका? मेरा नाम हितेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं निवासी ग्राम जमाल। क्या समस्या हुई यहाँ पे? छोट-मोट खेत हमने 2021 में खरीदा था, इसका बैनामा कराया था और बैनामा के बाद दाखिल खारिज हो गया है। और जो विपक्षी पार्टी जुगराज
और जुगराज मनेंद्र सिंह जो भारतीय किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष है, तहसील अध्यक्ष है, वो लोग मान लो इस पर कब्जा करना चाहते हैं। इस लेकर कल 11/3/2026 को साढ़े लगभग 4 बजे करीब इस पर पिलर वगैरह गाड़ के वो कब्जा कर रहे थे। तो मुझे सूचना मिली, मैं खेत पर आया तो जो लोग कब्जा कर रहे थे उनसे मैंने कहासुनी की। कहासुनी पर उन्होंने मेरे सर में धारदार हथियार वगैरह और लाठी डंडों से मेरी मारपीट की और मेरे सहकाते तारक न्याज मोहम्मद और योगेश सिंह के बटाईदार देवेश के भी काफ़ी सिर में चोट आई है। उसको भी घायल लोगों ने पीट के और वो मोबाइल छीन ले गए। एप्लीकेशन दी किसी को? हाँ, मैंने एप्लीकेशन थाना कोतवाली में दी थी और मेरा डॉक्टरी माना भी कराया गया है। क्या होना चाहिए ये बताइए? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये लोग जो विपक्षी पार्टी हैं, जुगराज वगैरह, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। तो भारतीय किसान यूनियन क्या है? वो भारतीय किसान यूनियन का जिला तहसील अध्यक्ष है वो। और मिल के ये ऐसे ही फंडे करते हैं और ये ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। प्रशासन भी मौके पहुंचा था? पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा था। अगर पुलिस प्रशासन नहीं आता तो वो हम दोनों लोगों को मार के चले जाते। मारने की नीयत से वो कब आए थे। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? कौन? ये देवेश कुमार जो घायल हैं? घायल नहीं है, ये हमला करने वाले। ये हमला करने वाले ये यहीं के भरतपुर, हाल निवासी भरतपुर आता है, वो वहाँ के रहने वाले हैं। अच्छा, अब मांग क्या है आपकी? मेरी मांग ये है, पुलिस प्रशासन से मैं यही मांग करता हूँ कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई की जाए। थाना मूसाझाग के गांव घिलौर निवासी घायल राधेश्याम 50 वर्षीय पुत्र जयसिंह निवासी घिलौर थाना मूसाझाग वाकई द्वारा, आपको बता दें, बाइक द्वारा अपने घर के अलापुर होली मिलने गए थे। तभी वापस आते समय थाना मूसाझाग सैजनी पेट्रोल पंप से आगे तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें मां बेटे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पिता राधेश्याम 50 वर्षीय पुत्र जयसिंह बुरी तरह से घायल हो गए। मां बेटी की मौत से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। बताया जा रहा कि मृतक शिवम 18 वर्षीय पुत्र राधेश्याम, मृतक खिलौना 48 वर्षीय राधेश्याम बाइक सवार राधेश्याम अलापुर से अपनी बेटी के यहां से होली मिलकर आ रहे थे। मृतक शिवम 6 मई और साथ ही 2 बहनों में 6 भाई और 2 बहनों में, जिसमें शिवम तीसरे नंबर के हैं और जिसमें एक बहन राखी की शादी हो चुकी है। प्रवेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम घिलौर। तो क्या घटना हुई है आपके भाई के साथ? ये अलापुर से आ रहे थे अपनी लड़की के यहाँ से, तो रास्ते में संजनी के पास में किसी अज्ञात वाहन का पता नहीं चला अभी तक। उससे तो एक लड़के की मौके पर ही मृत्यु हो गई और जो भाभी थी हमारी, उनकी भी मौत हो गई। क्या नाम था लड़के का? लड़के का नाम शिवम और भाभी का नाम खिलौना देवी। ये राधेश्याम जो है भाई साहब, ये घायल हैं, तो ये बदायूं जिला अस्पताल लेके आए। उन दोनों की मौके पर मौत हो गई? जी। अच्छा, वाहन पता नहीं चला? वाहन का भी पता नहीं चला, उसके कुछ पार्ट्स मिले हैं, उससे जानकारी जुटाई जाएगी। आपके भाई थे ये? जी, हमारे चचेरे दाऊ के लड़के। मुकेश। कहाँ के रहने वाले हो? जलावलपुर से। आपके लिए कहाँ पड़ता है ये? शाहजहानपुर जिला में। ये क्या हुआ बेटी के साथ आपकी? पता नहीं सर। कैसे खत्म हुई है ये? पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं इसको कल भेज गए थे यहाँ पर, लड़की को अपनी, और मेरा दामाद भी साथ में था। उसको यहाँ ला के गाँव छोड़ के उसने फिर हमें वापस में विदा कर दिया यहाँ से अपने घर से। और फिर शाम 10 बजे हमने फ़ोन करा दामाद बेटी के पास, हाँ बेटी क्या समाचार हैं, क्या हाल चाल हैं, कि पापा ठीक हैं, क्या हमें खाना ना खाओ, कि तुमने हम यहाँ खाना ना खाई को, कि यहाँ पापा आराम से हम लेट रहे। सुबह जो है फ़ोन तुरंत पहुँचो। किसका फ़ोन आया था? पता नहीं किसको फ़ोन को, हिंद फ़ोन को। मेरे लड़का ने बताया हमें जाए कि पापा दीदी ख़त्म हो गई, तो हम भाग के हम आए हैं। आपके कब से रह रही थी? हैं? आपके क्या दिन से रही थी? हमारे यहाँ जो गए थे 6 तारीख। अच्छा, कल छोड़ के आए हो आप? हाँ, कल छोड़ के। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको? हमें कुछ नहीं लग रहा, हमें तो जय मालूम कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं है, तो कुछ नहीं हमें लग रहा है। जब हम झूठ बोलें कि इसने जान से मार दिया है
या क्या किया है वो हमें कोई अंदाजा नहीं लग रहा है हमें। खबर जौनपुर से है, जहां ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने किया औचक निरीक्षण। ऊर्जा मंत्री ने मड़ियाहू उपकेंद्र का किया निरीक्षण। औचक निरीक्षण से विभाग के कर्मचारियों में मचा हड़कंप। मिर्जापुर से सुल्तानगंज जाते समय किया गया निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान जेई मिले नदारत और साथ ही फीडरों और विद्युत सप्लाई की ली गई जानकारी। अनुपस्थित जेई को तत्काल प्रभाव से किया गया निलंबित। उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं के HCPL प्लांट के 2 अधिकारियों की हत्या पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा एक्शन। एसआईटी को जांच सौंपी गई। बरेली मंडलायुक्त की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की। साजिशकर्ता पर कड़ी नजर। बदायूं CBG प्लांट दोहरे हत्याकांड। सीएम योगी ने की है जांच के लिए एसआईटी गठित। चंदौली जनपद में झोला छाप डॉक्टर धड़ल्ले से कर रहे मरीजों का इलाज। बिना वैध डिग्री के अवैध मेडिकल स्टोर व अस्पताल का हो रहा संचालन। ड्रग विभाग और साथ ही स्वास्थ्य विभाग बना है मौन। जनपद में झोला छाप डॉक्टर कई मरीजों की ले चुके हैं जान। मरीजों की मौत हो जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग की खुलती है नींद। मामला शांत हो जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग भी हो जाता है शांत। शिकायत के बाद भी स्वास्थ्य विभाग नहीं करता कोई कार्रवाई। स्वास्थ्य विभाग व ड्रग विभाग की भूमिका संदिग्ध है। शहाबगंज थाना क्षेत्र के अरारी गांव में लेवा इलिया रोड पर रजवाहा के समीप चल रहा अवैध अस्पताल। कथित डॉक्टर जलालुद्दीन चलाता है फर्जी हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर। खबर मिर्जापुर से है, जहां ऊर्जा और नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने किया लोकार्पण। 2 करोड़ की 5 परियोजनाओं का किया लोकार्पण। विंध्य कॉरिडोर बनने के बाद देश के नक्शे पर धर्म और पर्यटन के रूप में अलग महत्व रखने वाले मां विंध्यवासिनी धाम में और बढ़ेंगी सुविधाएं। नगर पालिका द्वारा पंचायत परियोजना 5 परियोजनाओं को पूर्ण करने के श्रद्धालु और साथ ही वहां पर पर्यटकों को मिलेगी सुविधा। क्षेत्र के विकास से कई तरह के रोजगार, पर्यटन और अन्य रास्ते खुलते हैं। मिर्जापुर की मां विंध्यवासिनी धाम में अष्टभुजा गेस्ट हाउस पर 2 करोड़ की 5 परियोजनाओं का लोकार्पण ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ने किया है। मीडिया से बात करते हुए कहा कि मां विंध्यवासिनी धाम में करोड़ों रुपए की कॉरिडोर बनने के बाद इसका देश ही नहीं बल्कि विश्व के नक्शे पर धर्म और साथ ही पर्यटन के रूप में एक नई पहचान ये बनी है। आज यहाँ का क्या प्रोग्राम रहा? आज माँ विंध्यवासिनी के धाम के विकास के निमित्त नगर पालिका मिर्जापुर के द्वारा कई काम जो हमारे नगर विकास विभाग के फंड से कराए गए हैं, ऐसे लगभग 2 करोड़ रुपए के कामों का, जिनमें 5 काम आते हैं, उनका लोकार्पण किया गया। और उससे भी बड़ी बात यह है कि विंध्यवासिनी धाम का और कैसे विकास हो, यहाँ उपस्थित महानुभावों ने, माननीय विधायक रत्नाकर मिश्र जी ने, माननीय विधायक रमाशंकर पटेल जी ने, माननीय हमारे अध्यक्ष नगर पालिका के और अनेक महानुभावों ने माँ विंध्यवासिनी के धाम का आगे चलते हुए क्या विकास जो कॉरिडोर बन रहा है उसके अनुरूप इसको एक वैश्विक कक्षा का, वैश्विक स्तर का पर्यटन स्थल या धार्मिक स्थल कैसे बनाया जाए, उस पर गहन चर्चा हुई है। और हमने भी बताया है कि यहाँ से जो भी सुझाव आएगा उसमें विभाग की तरफ से कोई कमी नहीं होने दी जाएगी, उसको किया जाएगा। नगरीय विकास को देखते हुए 75 फीट का हाईवे को दोनों तरफ छोड़ा जा रहा है, तो इससे बहुत ज्यादा लोगों का नुकसान होगा। इसके विषय में क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि जहाँ बस्ती है, जहाँ दुकान है, वो तो ठीक है कि वहाँ बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके उसका विस्तारीकरण करना चाहिए। लेकिन ये बात भी सही है कि आने वाले दिनों में हमारी वाहनों की संख्या, हमारी ट्रैफिक का वॉल्यूम जो है वो निरंतर बढ़ रहा है। ऐसा न हो कि आज हम कुछ बनावें और 5 साल के अंदर वो कम लगने लगे। इसलिए थोड़ा महत्वाकांक्षी होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको बताया है कि कैसे स्पीड और स्केल दोनों हमें ध्यान में रख करके कोई भी चीज़ एकदम से छोटी बना दो, एकदम से पतली बना दो। एकदम से कई पुल ऐसे हैं जो इतने पतले बने हैं कि आज के ट्रैफिक के हिसाब से घंटों घंटों उस पर प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो ऐसा न करते हुए जब एक बार बन ही रहा है तो भले हमारे अन्य एक काम न हो पाए, 2 काम न हो पाए, लेकिन जो कर रहे हैं उनको भविष्य की दृष्टि से हम अच्छे से करें, ये हम सबकी नेम है।
बाकी स्थानीय परिस्थितियों का मुझे जानकारी नहीं है। हर जगह नहीं, विकास जो है, विनाश कोई कभी नहीं होता है। विकास जो भी करता है, देखिए, विकास करने वाले की जो मंशा होती है उसको समझना चाहिए। कहीं किसी का विनाश करने का कोई औचित्य नहीं, कोई बात ही नहीं होती है। उसको अन्यथा एक अनावश्यक शब्द नहीं उसको जोड़ा जाए तो अच्छा है। विकास के पीछे हमेशा यही मान्यता होती है, मंशा होती है कि जनसामान्य का उसमें फायदा हो, जनसामान्य का कल्याण हो। हाँ, ये बात अलग है कि कहीं छोटे मोटे कामों से कुछ लोगों को असुविधा हो सकती है। हमारे पुरानी एक कहावत है कि जब संगीत का तार बनता है तो लुहार का जब हथौड़ा चलता है तो उससे अगल बगल पड़ोस में रहने वालों को उसकी ध्वनि से बड़ा कष्ट होता है। लेकिन जब संगीत का वही तार जब वीणा बन करके जब आपको संगीत सुनाता है तो आपको अच्छा लगता है। तो ये बिल्कुल मिलना चाहिए। मुझे आसान कहाँ की आप बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन सामान्य सा सिद्धांत है कि जिसकी भी हमें प्रॉपर्टी का अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट है, और जब भी हमारी प्रॉपर्टी किसी सार्वजनिक कार्य के लिए ली जाएगी, चाहे किसान का खेत हो, चाहे हमारा मकान हो, चाहे दुकान हो, किसी का भी कोई प्रॉपर्टी ली जाएगी तो उसका मुआवजा देना उसका संवैधानिक अधिकार। खबर लालकुआं से है, जहां गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित 119वें अखिल भारतीय किसान मेले के दूसरे दिन पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी हॉल में आयोजित कार्यक्रम में विधिवत दीप प्रज्वलित करके मेले का शुभारंभ किया। शुभारंभ से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेला परिसर में पहुंचने पर कुलपति डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान, कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ और साथ ही पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इसके बाद सीएम धामी ने मेले में लगाई गई प्रदर्शनी का निरीक्षण करते हुए प्रदर्शनी लगा के किसानों और साथ ही छात्र छात्राओं से बातचीत की। गांधी हॉल के बाहर लगी महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके गांधी हॉल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसके पश्चात सीएम धामी ने उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा 4 दिवसीय 119वें किसान मेले का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पहुंचकर मैंने किसानों और साथ ही शोधकर्ताओं से बात की है। यहाँ लगने वाले इस किसान मेले का लाभ सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि भारत के साथ साथ नेपाल के किसानों के लिए भी लाभदायक होता है। नवाचार हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा पिछले 2-3 सालों में हुए हैं, उसका एक स्टॉल हमने यहाँ पर लगाया है। किसान भाई और बहनें आकर वहाँ पर देखें कि क्या क्या यहाँ पर शोध हुए हैं और क्या क्या चीजें यहाँ पर हो रही है। आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नवाचार का जिक्र आपके सामने किया कि किस ढंग से बिना खर्चे के, बिना उसके जो है अच्छा सा एक धूप में एक किसान सोलर के ऊर्जा को इस्तेमाल करते हुए अपने जो मधुमक्खी पालन के लिए जो भी चीजें हैं उसको स्टेलाइज कर सकता है, उसको ठीक कर सकता है, और उससे क्या होगा कि जो बीमारियां जो उसके अंदर होती है वो दूर हो जाती है। ये बड़ा नवाचार है, बड़ा छोटा सा नवाचार है पर बहुत महत्वपूर्ण है। इसी ढंग से इस किसान मेले में हमने क्या किया कि दूर दराज से जो हमारे किसान भाई आ रहे हैं वो उनको हमने कहा कि भाई वो एक जगह पर उनको सारी सहूलत हो, हम उनका रखरखाव का, खान पीन का ध्यान तो रख ही रहे हैं, उसके अलावा पंडाल में एक जगह उनको बैठने का हो और चारपाइयां वहाँ पर है, कुर्सियां हैं, और वहाँ पर जाके वो जो है वहाँ पर चाय उनको मिलेगी, पानी मिलेगा, ताकि गर्मी से उनको जो राहत मिलेगी। हालांकि आप देखते हैं कि हर दिन यहाँ पर किसान भाई आ रहे हैं और हमारा ये मानना है कि 20 से 30 हजार किसान जो हमारे यहाँ रजिस्टर होंगे। इसके अलावा विभिन्न विश्वविद्यालय के विद्यालयों के भी विद्यार्थी आते हैं, स्कूलों के भी बच्चे आते हैं, और पूरा पंतनगर, पूरा उधम सिंह नगर के जो जितने भी हमारे लोग हैं वो तो आते ही हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के सभी लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, और जो हमारे विश्वविद्यालय जेबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के जो भी रिसर्च होती है, जो यहाँ का बीज है वो ले जाते हैं, यहाँ के पौधे है वो ले जाते हैं, यहाँ के फूलों की बागवानी के सबके पौधे लेके जाते हैं। मैं यही कहूंगा कि जितने भी हमारे जो किसान भाई बहन है यहाँ दूर दराज से आए हैं वो यहाँ पर ज्ञान लें, नॉलेज लें, और उसके अलावा जो यहाँ पर बीज उपलब्ध हो रहा है उसको ले, और जो और भी है यहाँ पर प्रकाशन भी है, पुस्तकें भी है, तो सब चीजों का लेकर अपने उसको ले जाएं, उसको पढ़ें, उसको समझें, उसके अलावा जो अपने यहाँ उसको अमल में लाएं।
और ताकि उनकी आय बढ़ेगी तो समृद्ध बनेंगे और सक्षम बनेंगे, यही हमारा उद्देश्य है। तो क्या होता है कि जैसे आप धीरे धीरे हर दिशा में हमने काम करना है, तो हमने कहा कि जो डॉग ओनर है वो भी लाएं, तो उसमें भी हम प्राइज वगैरह देंगे और जिससे एक प्रोत्साहन मिलता है कि अच्छी ब्रीड जो है या उनका संवर्धन हो, जो भी नस्लें हैं, और ताकि वो आगे इस्तेमाल में लाई जाएंगे। पंतनगर का कृषि मेला अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण मेला होता है। इसमें पूरे देश के वैज्ञानिक भाग लेते हैं, हमारे छात्र भाग लेते हैं, अन्नदाता किसान भाई बहन लेते हैं, अनेक प्रकार के विशेषज्ञ अपने इस मेले में आते हैं। संगोष्ठी का भी आयोजन होता है, साथ ही अनेक प्रदर्शनियां यहाँ पर लगती है, जिससे किसानों को एक अच्छा मंच यहाँ पर उपलब्ध होता है। और आज देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार किसानों के उन्नयन के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, अन्नदाताओं की आय को दुगना करने के लिए निरंतर कार्य हो रहा है। उनसे प्रेरणा लेकर हम राज्य के अंदर भी कृषि और बागवानी इसको प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। इस बार के सामान्य बजट में भी हमने काफी सारा प्रावधान, चाहे वो मत्स्य पालन का क्षेत्र हो, कृषि का हो, बागवानी का हो, नई सेब नीति हो, कीवी नीति हो, ड्रैगन नीति हो या महक क्रांति हो, उन सभी का प्रावधान किया है। और जो किसानों के सामने तमाम प्रकार की चुनौतियां हैं, चाहे वो जंगली जानवरों से फसल को बचाना हो, उसके लिए घेरबाड़ के प्रावधान के लिए भी हमने धनराशि उन्हें भी रखी है। रुड़की के झबरेड़ा थाने पहुंचे एसपी देहात शेखर चंद सुयाल एवं मंगलौर सीओ अभिनव कुमार के द्वारा थाने का वार्षिक निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि जनपद में सभी थानों कोतवालों का विधिवत रूप से तिमाही, छमाही और वार्षिक निरीक्षण पुलिस के आला अधिकारियों के द्वारा समय समय पर किया जाता है, जिससे थाना कोतवाली में तैनात पुलिसकर्मी एवं माल खाने का रखरखाव, खान पान, पुलिस कर्मियों की व्यवस्था एवं थाना कोतवाली में पहुंचने वालों पर फरियादियों को किस तरह से परेशानी न हो, इसको लेकर आला अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया जाता है। इसी क्रम में झबरेड़ा थाने का अर्धवार्षिक निरीक्षण एसपी देहात चंद्रशेखर सुयाल के द्वारा किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि थाने में पहुंचने वाले आम जनता के साथ अच्छा व्यवहार पुलिस कर्मी को करना चाहिए। है, पुलिस के गुड वर्क हैं, पेंडेंसी है, उन सब पे हम डिटेल से एक दिन पूरा निरीक्षण करते हैं। तो फिजिकली अभी साफ सफाई का स्तर काफ़ी अच्छा है, सामान का रखरखाव, मालों का रखरखाव काफ़ी बेहतर है। पिछले निरीक्षण में हमने कुछ चीज़ें बताई थी, तो उसका प्रॉपर कंप्लाइंस हुआ है। बेहतर ढंग से चीज़ों को डिस्पोज करना, चीज़ों को मेंटेनेंस करने का काम किया है। और एक अच्छी बात, एसओ अजय शाह जो है, इन्होंने अपने स्तर पर अपने पर्सनल लाइसेंस से कमरा, जो काफ़ी समय से यहाँ पेंडेंसी थी, एक रसोई और किचन का निर्माण करवाया, जो वास्तव में काबिल तारीफ है। बाकी थाने में क्राइम थोड़ा रहता है, तो उस पर हम अभी विस्तार से चर्चा करेंगे। जो सब इंस्पेक्टर हैं उनके कामों की समीक्षा करेंगे। हमारे सीओ साहब वीकली और 10-15 दिन में यहाँ का विजिट करते हैं, तो काफ़ी अच्छी सी चीज़ें हो रही है। बाकी हम उसमें अभी जो चीज़ें बची उस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। क्या मुख्य उद्देश्य होता है निरीक्षण का? उद्देश्य ये होता है कि हम अपने मैन पावर को और बेहतर ढंग से यूटिलाइज कर सकें। कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, हम थानाध्यक्ष को और उनके हल्का प्रभारियों को उस चीज में ध्यान देने की बात करते हैं। जैसे एक्सीडेंट वाला है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का है, या जो मैंने बताया जो हमारे माल का डिस्पोजल है, उसको प्रॉपर हम इनको फोकस करवाते हैं। और अगर कोई विशेष प्रकार की शिकायतें किसी विशेष प्रकार क्षेत्र से आ रही है, तो उस पर कोई नई स्पेसिफिक कार्य योजना की जरूरत होती है, तो उसके लिए प्लानिंग होती है। और हमारी टीम प्रॉपरली मोटिवेट होकर काम करे, वो अच्छे से चीजों को डील करे, लोगों को एक सहज पुलिसिंग मिल पाए, इसके हमारे मेन प्रयास। वर्ष में कम से कम कितने बार होता है? वर्ष में हमारे जो सर्कल ऑफिसर हैं वो 3 महीने में एक बार करते हैं। मेरे इन पे या एसपी रैंक पे 6 महीने में एक बार निरीक्षण हमें करना होता है। और रैंडम तो हम लगातार करते रहते हैं। और एसएसपी सर जो होते हैं वो एनुअल एक बार, क्योंकि वो पूरे जिले में उनको देखनी होती चीजें,
तो साल में एक बार एक थाने का निरीक्षण जरूर करते हैं। कमियां भी हर जगह होती है, सुधार की गुंजाइश होती है। कुछ जगह अभी ऐसा है जहां पर हम बात करेंगे थोड़ा डिस्पोजल जो मामलों का डिस्पोजल है, शिकायती प्रार्थना पत्र, उसमें और थोड़ा तेजी लाने की जरूरत है, उसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जो ऑडियो वायरल था उसमें वास्तव में कुछ खामियां की संदिग्धता थी, तो उच्चाधिकारी स्तर पर इसमें एक निर्णय लिया गया है। बाकी उसमें आगे जांच चल रही है, जांच में जो तथ्य आएंगे वो आप सबको अवगत कराएंगे। एक बात है ना, वो तो सस्पेंड हो गया, लेकिन जो करंट मामूल कार्रवाई होगी नहीं, वो अभी जांच का विषय है कि वो प्रसंग क्यों हुआ, क्या हुआ, कौन कौन लोग उसमें संलिप्त थे, किस किस की क्या भूमिका थी, वो जांच का विषय उसमें काफी बहुत कमी रहती है। ये तो स्टेट वाइज है, और पुलिस जितनी भी है वो पुलिस के काम के साथ कई बार ओवरबर्डन होती है। साइबर क्राइम का नया ट्रेंड आ गया, फैमिली डिस्प्यूट लगातार बढ़ रहे हैं, युवाओं से संबंधित समस्याएं आ रही हैं, तो वास्तव में पुलिस के लिए चैलेंज बढ़े हैं। थोड़ा ह्यूमन रिसोर्स का क्रंच रहता है, तो इसमें उच्च अधिकारी स्तर पर लगातार प्रयास होते हैं, तो उसको जल्दी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट फुलफिल किया जाए, इसके प्रयास लगातार होते हैं। ये बल्क देखिए, यहाँ 2-3 चौकियों के प्रपोजल भी हैं। एक लखनऊ चौकी आपने देखा होगा, निर्माणाधीन चौकी है, तो ये ऑलरेडी डिपार्टमेंट के संज्ञान में है, इसीलिए यहाँ किसी सुलझे हुए और होशियार बंदे को ही एसओ या थाने का चार्ज दिया जाता है, और लगातार हमारी इंटर बॉर्डर मीटिंगें ये सब चीजें होती हैं। जहाँ तक ह्यूमन रिसोर्स की बात है, मैं अगेन फिर कह रहा हूँ, उच्चाधिकारी स्तर पर इस पे लगातार अपेक्षाओं के सापेक्ष पूर्ति करने के प्रयास होते हैं। खबर रामनगर से है, जहां घरेलू और व्यावसायिक गैस की किल्लत की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक रणजीत यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है, और साथ ही कांग्रेस कार्यालय से रानीखेत रोड तक रैली निकालकर कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रानीखेत रोड पर रणजीत रावत ने विरोध स्वरूप गैस पाइप को नाले में डालकर चाय बनाने का प्रयास किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज देश और प्रदेश के लोग गैस संकट से जूझ रहे हैं। केंद्र सरकार की नीतियों के कारण आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि गैस की बढ़ती कीमतों और साथ ही आपूर्ति की कमी से घरेलू उपभोक्ताओं के साथ साथ व्यावसायिक पर भी दिक्कतें आ रही हैं। देश बड़ी दुविधा की स्थिति में है। सदन से नरेंद्र गायब है और किचन से सिलेंडर गायब है। इसलिए जो भारत के नए महान वैज्ञानिक नरेंद्र मोदी ने एक फार्मूला दिया था कि गटर की गैस से जो है खाना बनाया जा सकता है, हम कांग्रेस जन आज इस सड़क पे कोशिश कर रहे हैं। इस गटर से ये पाइप लगा करके हमने चूल्हा भी जोड़ा है, बर्तन भी रखा है, लेकिन ये जल नहीं पा रही है। मुझे लग रहा है किसी वाजपेयी विशेषज्ञ को ही बुलाना पड़ेगा। लगता है इन्होंने ये अपनी खोज जो है पेटेंट कर दी है ताकि औरों के हाथ ना आए। हमारा निवेदन है सरकार से, इसको आम आदमियों के लिए सुलभ कराए। और आज हम नारा दे रहे हैं, नहीं चाहिए अच्छे दिन, हमें लौटा दो पुराने दिन। और हमारा नारा है, नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। सदन से नरेंद्र गायब, किचन से सिलेंडर गायब। और जो कीमतें गैस सिलेंडर की बढ़ा रखी है उनको जो है वापस लिया जाए, या तो ये नाले से गैस की टेक्नोलॉजी को आम आदमी के लिए उपलब्ध कराया जाए, नहीं तो गैस की आपूर्ति बहाल कराई जाए। एप्स्टीन फाइल से अपना नाम छुपाने के लिए देश को इस तरह से सड़कों पे ना लाया जाए। वन मंत्री उत्तराखंड के एक बयान दे रहे थे परसों कि हम लकड़ी उपलब्ध कराएंगे, तो जो कांग्रेस ये कहते 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। लूटे पुटे अंग्रेजों ने जो देश को लूट पीट के छोड़ गए थे उसको कांग्रेस यहाँ तक ले आई थी, घर घर तक चूल्हा और गैस पहुंचा दी थी। आज ये पुराने आदम युग में ले जा रहे हैं। आज कहेंगे गैस नहीं दे सकते, लकड़ी से चूल्हा जलाओ, कल को कहेंगे कपड़े नहीं दे सकते, पत्ते लगाओ, और अगले टाइम कहेंगे मकान नहीं दे सकते, पाषाण युग की तरफ गुफाओं में रहो। तो ये हमें पुराने काल की तरफ ले जा रहे हैं। लगता है नरेंद्र मोदी के राज्य में राम राज्य की कल्पना
चिड़ताड़ तो हो रही है। ये बिजली पानी भी बंद करके कहेंगे नदियों में नहाओ, गधेरों में नहाओ, छिलके जगाओ, बिजली भी नहीं मिलेगी। इसलिए हमारा नारा है, नहीं चाहिए अच्छे दिन, हमें लौटा दो पुराने दिन। खबर रामनगर से है, जहां रामनगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए रानीखेत रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। एसडीएम के नेतृत्व में प्रशासन और पुलिस और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने सड़क किनारे हुए फुटपाथ पर किए अतिक्रमण को हटाते हुए कई दुकानदारों का सामान जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया और कई लोग अपना सामान समेटते नजर आए। एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि रानीखेत रोड पर अवैध अतिक्रमण की लगातार शिकायतें मिल रही थी। दुकानदारों द्वारा सड़क पर सामान रखने के अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है और जिससे स्कूली बच्चों, राहगीरों और आम लोगों को परेशानी होती है। कांग्रेस नेता महेंद्र प्रताप बिष्ट ने अतिक्रमण हटाओ अभियान को पक्षपात व भेदभावपूर्ण कार्रवाई बताते हुए आरोप लगाया कि प्रशासन द्वारा बाहुबली व रसूखदारों के द्वारा किए अतिक्रमण पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। प्रशासन ने कहा कि जिन लोगों ने सड़क या सरकारी भूमि पर अधिक अतिक्रमण किया है वे स्वयं इसे हटा ले और साथ ही अभियान के दौरान अतिक्रमण मिलने पर इसे ध्वस्त करने के साथ ही संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई और जुर्माना भी लगाया जाएगा। देखिए, मैं अभी आ रहा था नीचे रानीखेत रोड से, तो मैंने देखा कि ये अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई एक चल रही थी, जिसमें जो है ये पक्षपातपूर्ण कार्रवाई हो रही है। जहाँ पे इनको लग रहा है कि कोई गरीब आदमी है, कोई वैसा आदमी है, उसको तो ये परेशान कर रहे हैं, और जो वैसे लोग हैं, रसूखदार लोग हैं, उनको ये इन्होंने छेड़ तक नहीं है। रानीखेत रोड में एक जो है टेम्पल्टन का एक कार्यालय है, उसके बाहर से अतिक्रमण करके एक गार्ड रूम बनाया गया है और एक जो है जनरेटर वहाँ पे बाहर रोड पे रखा हुआ है। उसके ऊपर कोई कार्रवाई इन्होंने नहीं करी। वहाँ से सीधे आगे आकर के जो एक जूस का ठेला लगा रहा है, उसका जूस का ठेला हटा दिया। यहाँ पे जो है कि घर से तोड़ लग रही है, इन्होंने जो है कि स्कूटी भी हटा दी और कई अतिक्रमणों को इन्होंने हटाया, लेकिन उसे छोड़ के आ गए। और जब अधिकारियों से मैंने इस बारे में बात करी तो वो कह रहे हैं कि आपको जो करना है आप कर लेना, हम तो इस तरीके से करेंगे। खबर नैनीताल से है, जहां सरोवर नगरी नैनीताल व उसके आसपास देर रात से मौसम का मिजाज बिगड़ने से सुबह के समय नैनीताल में जमकर ओलावृष्टि हुई है, जिसके चलते ठंड में भी इजाफा हो गया। यहां बता दें कि देर रात से आसमान में घने बादल छाए हुए थे और बिजली की तेज गर्जनाओं एवं हवाओं के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित नजर आई है। ओलावृष्टि से ऊंचे पहाड़ों पर सफेद सी बर्फ की चादर ओढ़ी नजर हुई आ रही है। खबर ऋषिकेश से है, जहां अपने तीखे और गर्म बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले उत्तर प्रदेश के यति नरसिंहानंद महाराज तीर्थ नगरी पहुंचे हैं और यहां पर राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र भटनागर ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। स्थानीय लोगों ने भी अपने घरों की छतों पर खड़े होकर महाराज पर पुष्प वर्षा की। इस दौरान महाराज ने बताया कि वहां ऋषिकेश में मां बगलामुखी और मां महाकाली का यज्ञ करने के लिए आए हैं। उन्होंने वहां पर बद्री केदार में गैर हिंदुओं के प्रवेश में लगाए गए रोक का भी स्वागत किया और कहा कि सनातन धर्म के धार्मिक और तीर्थ स्थलों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश से देव स्थान की ऊर्जा कम होती है और केवल बद्री केदार ही नहीं बल्कि हर धार्मिक और साथ ही तीर्थ स्थल पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगानी चाहिए। अखाड़ा परिषद के महंत रविंद्रपुरी महाराज ने कुंभ मेले में भी इस प्रकार का प्रयास किया था। आगमन हुआ है जी। आज सबसे पहले तो ये उद्देश्य बता दीजिए, तीर्थ नगरी आगमन का क्या रहा उद्देश्य? देखिए, राघव जी का आदेश हुआ और राघव जी हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, साथी हैं, छोटे भाई जैसे हैं। उनका आदेश हुआ तो मैं आ गया उनके पास। अच्छा, कब तक रुकने का विचार है? क्या मैं अभी थोड़ी देर 2-2.5 घंटे रुकेंगे, 1-2 लोगों से और मिलेंगे। संत महात्माओं से एक यज्ञ करना चाहते हैं माँ और महादेव का,
हमारे सनातन धर्म में माँ बगलामुखी को शत्रु विनाश की देवी माना जाता है, सद्बुद्धि की देवी माना जाता है, विजय की देवी माना जाता है। इस समय सनातन धर्म को माँ बगलामुखी की और महाकाली की शक्ति की आवश्यकता है। तो महाकाली की और माँ बगलामुखी की शक्तियां जागृत हो, इसके लिए हम लोग जगह जगह जाते हैं और उनका यज्ञ हवन के माध्यम से उनकी शक्तियों को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि ये इस्लाम का जो काला जादू है हम लोग इसकी तोड़ ढूंढ सकें। अच्छा, अभी देखने में आ रहा है कि आप लोगों के प्रयास से, साधु संतों के प्रयास से कुछ मुस्लिम जो है वापस जो है सनातन धर्म में वापस आ रहे हैं, लेकिन उन पर हमले हो रहे हैं। देखिए, पूरा इस्लाम को समझो पहले। इस्लाम इज एन ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स, और इस्लाम की जो स्थापना की वो मोहम्मद नाम के एक आदमी ने की। मोहम्मद ने उन मंदिरों को तोड़कर, जिस मंदिर में उसके बाप दादा पूजा किया करते थे, जिस मंदिर में मोहम्मद का दादा महंत था, उस मंदिर को तोड़ के ये गिरोह बनाया था और अपने ही परिवार के लोगों को कत्ल करके, अपने ही परिवार की औरतों को बलात्कार के बाद मंडियों में बेच के इस्लाम शुरू हुआ है। तो भाई इनका तो केवल एक ही काम है, कत्ल करना, मारना। जो इनके गिरोह में नहीं है पहले उसे मारना, जो इनके गिरोह में नहीं है उसे ये काफिर बोलते हैं, उसे बोलते हैं काफिर, और हमें बोलते हैं मुशरिक। मुशरिक मतलब जो इनके अल्लाह, इनका एक अल्लाह है। वैसे तो अल्लाह नाम जो है हमारे देवादिदेव भगवान महादेव शिव का है, लेकिन एक शैतान का नाम इन्होंने अल्लाह रख दिया, क्योंकि जो अल्लाह के, इनके इस्लाम का जो अल्लाह है ना, उसके गुण कहीं भी ईश्वरीय शक्ति से मिलते हुए नहीं है। इनका अल्लाह एक शैतान है, एक दुष्ट शक्ति है जो कातिलों को प्रश्रय देता है, बलात्कारियों को प्रश्रय देता है, जो लोगों को लूटने के लिए प्रेरित करता है और दूसरों के मंदिर तोड़वाता है। तो ऐसी शक्ति कभी भी शुभ नहीं हो सकती। तो मुसलमानों का तो एक काम है, अब जो लोग उनके गिरोह को छोड़ रहे हैं वो उनका कत्ल कर रहे हैं डराने के लिए। तो ऐसे तो सनातन में जो वापसी आना चाह रहे हैं मुस्लिम, वो तो आ ही नहीं पाएंगे इसको रोकने के लिए। नहीं, देखिए, सनातन में आ पाए या ना पाए, लेकिन इस्लाम तो खत्म होना ही है। हम इसलिए तो माँ बगलामुखी की पूजा करने आए हैं कि इस्लाम जड़ से खत्म हो पूरी दुनिया से। हिंदुओं को हिंदू बनना पड़ेगा, हमें सनातनी बनना पड़ेगा। अभी हम सनातनी नहीं हैं, हम जातिवाद में बिखरे हुए लोग हैं, और यहां तक कि नेता, हमारे नेता जिन्हें हम अपना नेता समझते हैं, वो भी हमें जातिवाद में लड़वा के खत्म करने के चक्कर में लगे हुए हैं सारे के सारे। भाई ये ऐसी स्थिति है कि विनाश हमारे सामने इस्लाम के रूप में आ रहा है, लेकिन हमारा ध्यान केवल आपस में लड़ने की ओर है। तो ये बुद्धि खराब का लक्षण है। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। और अब ये बुद्धि जो है ठीक केवल मेरी माँ और महादेव कर सकते हैं, बाकी कोई भी शक्ति अब हिंदुओं की बुद्धि को ठीक नहीं कर सकती। महाराज जी, बद्रीनाथ केदारनाथ समिति ने गैर हिंदू लोगों पर प्रतिबंध लगाया, किस तरीके से फैसले को देखते हैं? और ये बहुत ही अच्छा फैसला है। इससे पहले अखाड़ा परिषद में हमारे रविंद्रपुरी जी महाराज, जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कुंभ में भी इसका प्रयास किया था। हालांकि प्रयास पूरा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने इसका प्रयास किया था, और मैं इस फैसले का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हिंदुओं के किसी भी तीर्थ में, किसी भी मंदिर में, किसी भी देवस्थान में अगर मुसलमान जाएंगे तो देवस्थान की ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। कहीं भी इन्हें नहीं होना चाहिए। किसी भी हिंदू के घर में मुसलमान का प्रवेश नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने घर में मुसलमानों को बुलाकर बैठाएंगे तो एक दिन आपका घर, आपका परिवार बर्बाद हो जाएगा। उनका लक्ष्य होता है परिवार की महिलाओं को पहले भ्रष्ट करना और उसके बाद उन्हें अपने कब्जे में लेके पूरे परिवार को धीरे धीरे समाप्त कर देना। तो ये उनका कार्य है, ये उनके धर्म में सबसे सर्वोच्च धार्मिक कार्य माना जाता है। इस्लाम में किसी काफिर का कत्ल, उसकी हत्या, उसकी औरतों को बहका के बर्बाद करना, उसके घर संपत्ति पे कब्जा करना और काफिरों के मठ मंदिरों को तोड़ देना, यह उनका सर्वोच्च धार्मिक कार्य माना जाता है इस्लाम में। तो भाई किसी भी व्यक्ति को अपने घर में, किसी भी, अगर मुसलमान से बहुत जरूरी भी है कोई रिश्ता रखना, तो घर से बाहर रखो। जिन्होंने भी मुसलमानों को अपने घर में प्रवेश दिया है उन्हें पछताने का भी मौका नहीं मिला है। युद्ध चल रहा है, हमारे राष्ट्र वाले युद्ध चल रहा है, और युद्ध से कहीं ना कहीं पूरा देश में हर तरीके से दिक्कतों का सामना आम जनता को करना पड़ रहा है। देखिए, आम जनता को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा जब युद्ध चलेगा। और देखिए, इसे केवल इजराइल का युद्ध मत मानिए, यह संपूर्ण मानवता का युद्ध है। जो लोग उनके साथ हैं वो इन किल्लतों पर रो रहे हैं।
देखिए, युद्ध अगर हो रहा है, किसी चीज की दिक्कत है, तो ये हमें समझना चाहिए, जनता को समझना चाहिए। और ये आप अच्छी तरह से समझ लो, इजराइल और नेतन्याहू अगर समाप्त हो गए तो अगली लड़ाई आपसे है। ये सारे जिहादी आपके घरों के अंदर होंगे। इसलिए मैं हर हिंदू से कहता हूं, विशेष रूप से धर्माचार्यों से कहता हूं कि सभी लोग इजराइल के साथ खड़े हो। जो भी बलिदान हमें करना पड़े, हमें लड़ाई से जो हमें मदद कर सकते हैं हमें करनी चाहिए और पूरी जान लगा देनी चाहिए कि इजराइल इस लड़ाई को जीत कर निकले, गलती से भी हार ना जाए। इजराइल की, अमेरिका तो अपने स्वार्थ, अमेरिका का तो अपनी कहानी है भाई, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। और वो 90 लाख लोग 200 करोड़ लोगों से लड़ रहे हैं। आप ये मत समझिए कि अकेला ईरान लड़ रहा है। आप भारत में देखेंगे तो ईरान से ज्यादा उसके समर्थक यहां हैं, ईरान के। तो भैया, नेतन्याहू को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, और ये कोई किल्लत नहीं है। अगर लड़ाई होगी तो किल्लतें होती रहेंगी। भगवान ना करे कल ये लड़ाई अगर हमारे यहां आ गई तो फिर आप। ऋषिकेश प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने गैस एजेंसियों और साथ ही होटल रेस्टोरेंट में बड़े छापेमारी अभियान चलाया है। इस कार्रवाई के दौरान अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग के खेल का भंडाफोड़ करते हुए युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। एसडीएम ऋषिकेश योगेश मेहरा ने सीओ नीरज सेमवाल के साथ पूर्ति निरीक्षक सुनीला देवली और साथ ही उनकी संयुक्त टीम ने खदरी खड़क माफ स्थित आशुतोष गैस एजेंसी के डिस्ट्रीब्यूशन वाहन की जांच की है। जांच के दौरान चौंकाने वाला मामला सामने आया। बिना नंबर के वाहन में बैठे अमन चौहान नाम के युवक को भरे हुए घरेलू सिलेंडर से अवैध रूप से गैस निकालकर खाली सिलेंडरों में भरते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। मौके से रिफिलिंग का अवैध उपकरण भी बरामद किया गया है। वाहन में 7 खाली और 30 भरे हुए गैस सिलेंडर बरामद हुए हैं। हाँ, देखिए, जो ऋषिकेश के अंतर्गत वर्तमान में 10 जो गैस एजेंसियां हैं वो संचालित हैं। और जिस तरह अभी कमर्शियल जो सप्लाई है, खासतौर से होटल्स और रिजॉर्ट्स को, तो उस पर जो भी दिशा निर्देश आए हैं प्रतिबंध के, उसका अनुपालन किया जा रहा है। और ये सुनिश्चित कराया जा रहा है कि किसी भी कमर्शियल इंस्टीट्यूशन में जो है वो डोमेस्टिक जो गैस सप्लाई है उसका यूज़ ना हो रहा हो बिल्कुल भी। और ख़ास तौर से लोग पैनिक क्रिएट ना करें, इसके लिए भी व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और पुलिस विभाग और सप्लाई विभाग के साथ इसमें चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। और होटल एसोसिएशन के साथ वार्ता करके उनको भी ये मैसेज दिया जा रहा है जो डायरेक्शन इसमें निर्गत हुए हैं। और यदि किसी प्रकार की कालाबाजारी या किसी प्रकार का इस तरह का कृत्य संज्ञान में आता है कि किसी ने जो अनावश्यक रूप से जो है वो जमावड़ा इसका लगा रखा है, तो ऐसी जगहों पे छापेमारी के उपरांत जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उसमें जो है वो फिर कार्रवाई अमल में लाएगी। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।